पहले क्या करते थे, लोग पॉटी करने के लिए बाथरूम में नहीं जाते थे, कहाँ जाते थे, खेतों में जाते थे। तो वो पॉटी करने के लिए जब खेतों में जाते थे तो खेतों में किस लिए जाते थे, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कम होते थे। तो जो हमारी एक्सक्रीटा होता है, ह्यूमन की जो पॉटी होती है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो वो सॉइल के साथ मिल जाते हैं। इसकी वजह से भी सॉइल फर्टाइल हो जाती है। जिन जो एग्रीकल्चर करते हैं उनके घर में गाय होती है, वो गोबर करती है, बकरियां होती हैं, वो मिंगड़ा करती हैं। मिंगड़ा मतलब दैट इज पैलेट्स करती हैं, और हम उनका इस्तेमाल करते हैं एज अ फर्टिलाइजर्स, ग्रीन मैन्योर। इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ईवीएस का सिलेबस होता है खत्म। मैंने सारा बेसिक आपको ईवीएस का करवाया है। बेस्ट ऑफ लक। अगले साल से ये गलती नहीं होगी। अगले साल में बिल्कुल डट के आप सबके सामने खड़ा रहूंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, पूरा सिलेबस यूट्यूब पे ही अच्छे से कवर करूंगा, और उसका कोई पैसा अपन आपसे मांगेगा नहीं। कर रहा हूं जो आपकी हालत 11th में हुई है, मैं वादा करता हूं कि ये हालत आपकी 12th में नहीं होगी। ये हर एक बच्चे को बोल देना, क्योंकि वजाहिद सर आपका यहां पे खड़ा है। और एक चीज याद रखना, ये चीज बोल रहा हूं, दुनिया की हार्श रियलिटी ये है, या दुनिया की सबसे कड़वा सच ये है कि दुनिया पैसे के पीछे भागती है। इतनी मेहनत करो कि कल के दिन आप अपने शहर के सबसे अमीर इंसानों में से हो। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है ਤੁਹਾਡਾ। ये रहा ईवीएस का लास्ट चैप्टर, दैट इज वीडियो नंबर 10, चैप्टर नंबर 10, मैनेजिंग एग्रीकल्चर। 70 में से 70 आएंगे। पेपर यहीं से आने वाला है, 100% पेपर यहीं पे आएगा। 9 वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूं, 9 वीडियो, और उस 9 वीडियो पे मैं जब कमेंट पढ़ता हूं तो मां कसम मजा आ जाता है कि सर आज से पहले किसी ने ईवीएस ऐसी पढ़ाई नहीं है। बिल्कुल बेसिक से शुरू किया, टॉप पे ले गया हूं। मेरी बातें आपको सीधा दिल पे लगती होंगी, यही आपके कमेंट सेक्शन में है मेरी जान। चल चैप्टर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी चैप्टर का नाम क्या, मैनेजिंग एग्रीकल्चर। मतलब आपने एग्रीकल्चर को मैनेज करना है। पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर। पहला टॉपिक क्या है, एग्रीकल्चर। दिस इज द एग्रीकल्चर। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल और फंजाई एंड अदर लाइफ फॉर फूड। मतलब एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को कल्टीवेट करना। जैसे राइस को आप लगाते हो हर जगह जाके, है ना, जब जून जुलाई का महीना होता है तो दही लगाते हो या राइस लगाते हो, आप उसको कल्टीवेट करवाते हो। कल्टीवेट क्यों करवाते हो? ताकि बाद में इसके सीड्स आप यूज कर सको, वो यूज करो और एज अ फूड यूज करो। सर ऐसा काम हम मेज के साथ भी करते हैं, सर हम ऐसा काम पल्सिस के साथ भी करते हैं, सर ऐसा काम हम गेहूं के साथ भी करते हैं, वीट के साथ भी करते हैं। तो वो सारी प्रैक्टिसेस को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब आप किसी भी चीज को कल्टीवेट करवा रहे हो ताकि आप उसको एज अ फूड यूज करो। एग्रीकल्चर 2 तरीके से करते थे, एक है ट्रेडिशनल मतलब ओल्ड, और एक है मॉडर्न। ट्रेडिशनल मतलब ओल्ड तरीका एग्रीकल्चर का, और मॉडर्न मतलब न्यू तरीका। मतलब पहले हम ओल्ड तरीका पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और फिर हम नया तरीका एग्रीकल्चर का पढ़ेंगे मेरी जान। चल आगे चलते हैं। दैट इज ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मतलब द ओल्ड मेथड। ओल्ड मतलब यहां पे कोई नया मेथड यूज नहीं हुआ। मतलब ये ये यहां पे हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं करते। यहां पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, बैल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हल जोलते हैं वैसे ही। अच्छा, ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटी, और यहां पे जो क्रॉप की वैरायटी है वो नई वैरायटी नहीं है, ओल्ड वैरायटी ही होती है, क्योंकि तब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन भी इस चैप्टर का हिस्सा है, आगे चल के बताऊंगा। ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटी, पुरानी क्रॉप की वैरायटी, मतलब इधर के जो सीड यूज करते थे वो
एडवांस सीड नहीं थे। इन सीड से जो पेड़ पैदा होते थे उन पे फ्रूट कम लगता था और वो उसमें डिजीज ज्यादा लगती थी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? वो फर्टिलाइजर्स जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। बट ऑर्गेनिक का मतलब ये हो गया कि आप किसी फैक्ट्री वाली चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे या किसी सिंथेसाइज चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप इन फर्टिलाइजर में काओ डंग का इस्तेमाल करते हो या वेजिटेबल वेस्ट का इस्तेमाल करते हो। मेरी बात समझ आई कि नहीं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वो फर्टिलाइजर्स हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को या सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स बढ़ाते हैं, बट ये सिंथेसाइज नहीं होते, ये कहीं फैक्ट्री से बन के नहीं आते। ये वही जो एग्रीकल्चर करते हैं उनके घर में गाय होती है, वो गोबर करती है, बकरियां होती हैं, वो मिंगड़ा करती हैं। मिंगड़ा मतलब दैट इज पैलेट्स करती हैं और हम उनका इस्तेमाल करते हैं एज अ फर्टिलाइजर्स। ग्रीन मैन्योर में क्या हो गया? जैसे घर में कोई वेजिटेबल वेस्ट है, मतलब वो घास भूस जो आपने अपने जानवरों को दिया, अपने माल को दिया और कुछ घास भूस उसने नहीं खाया, आपने वही उठाया और कहां डाल दिया? अपने खेतों में डाल दिया। वो क्या है? ग्रीन मैन्योर। क्रॉप रोटेशन होती थी, एक साल एक क्रॉप लगती थी लैंड में और दूसरे साल दूसरी क्रॉप लगती थी। दूसरा है मॉडर्न एग्रीकल्चर। मॉडर्न में नई वैरायटी सीड्स की आई, सीड की हाइब्रिड मतलब आपने दो प्लांट की वैरायटी को मिलाया और नया सीड बना दिया। मतलब इन सीड की खास बात यह थी कि इनमें डिजीज कम लगती थी और इनके साथ इनसे जो प्लांट उगता था उनमें फ्रूट ज्यादा होता था। हाइब्रिड का मतलब हो गया कि प्लांट नंबर 1 प्लांट नंबर 2 दोनों को क्रॉस करवाया तो हुआ बेबी प्लांट। ठीक है, अब इस प्लांट की क्या खास बात ली होगी? इसमें ये चीज थी जी, इसमें फ्रूट कम लगता था, बट इसमें इसमें फ्रूट कम लगता था बट डिजीज भी कम थी। बट इस वाली चीज में क्या था? इसमें फ्रूट ज्यादा लगता था बट ये इसमें डिजीज भी ज्यादा थी, मतलब इसको डिजीज जल्दी लग जाती थी। तो आपने क्या किया? जब इसको क्रॉस करवाया तो इसमें डिजीज ना लगने वाली करैक्टर इस दूसरे प्लांट में आ गया और फ्रूट ज्यादा वाला करैक्टर इसमें आ गया। अब आपके पास ऐसा नया प्लांट बना जिसमें उसमें फ्रूट भी ज्यादा लगते हैं और उनमें बीमारी कोई भी नहीं लगती। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, जहां पे बैल यूज करते थे वहां क्या आ गए? ट्रैक्टर यूज आ गए। इरिगेशन मेथड बड़ा तगड़ा हो गया, कैनाल सिस्टम बनाए गए, पाइपलाइन बिछाएगी, ट्यूबवेल्स बनाए गए, तो इरिगेशन सिस्टम अच्छा हो गया। फिर पेस्टिसाइड्स आ गए, ऐसे केमिकल्स आ गए जो पेस्ट को मारते थे। फर्टिलाइजर्स आ गए, ऐसे केमिकल्स आ गए जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते थे। ये केमिकल्स है, सिंथेसाइज्ड है। इसके बाद है मॉडर्न एग्रीकल्चर के एडवांटेज, मतलब मॉडर्न एग्रीकल्चर आने से उसकी एडवांटेज क्या हुई? इसमें क्या हुआ कि मीटिंग द फूड डिमांड, मतलब जब मॉडर्न एग्रीकल्चर नहीं था तो दुनिया पे खाना कम था। जैसे मॉडर्न एग्रीकल्चर आए, नए सीड आए, नई टेक्नोलॉजी आई, जिसकी वजह से दुनिया पे खाने की पैदावार बढ़ गई और हर एक को खाना मिलने लगा। फार्मर आर ग्रेटली बेनिफिटेड, उनकी पैदावार बढ़ी है, उनके पास पैसे ज्यादा होने लगे। मोर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, अब क्रॉप की ज्यादा वैरायटी थी। डिसएडवांटेज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या है? लॉस ऑफ जॉब्स। बहुत सारे फार्मर्स को या मजदूरों को जॉब चलेगी। क्यों? क्योंकि उनको रिप्लेस किसने किया? उनको रिप्लेस किया मशीनों ने, उनको रिप्लेस किया ट्रैक्टर्स ने। फिर वाटर पोल्यूशन बढ़ गया। अब देख तू फर्टिलाइजर्स यूज कर रहा है सॉइल में, तो सॉइल से जज़ब होके ये केमिकल्स कहां जा रहे हैं? पानी में, तो पानी का वाटर पोल्यूशन बढ़ गया। फिर उसके बाद डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल। जब आप सॉइल में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करते हो ना, वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज करते हो, तो ये जाके सॉइल को क्या करती है? प्ल्यूट करती है। एक साल के लिए पैदावार अच्छी हो सकती है बट लाइफ टाइम के लिए सॉइल खराब हो जाती है या बंजर हो जाती है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हो गया? स्पेक्टाक्युलर, मतलब बहुत बड़ा इंक्रीज इन फूड ग्रेन इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन होता है इनकलाब आना। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले ग्रेन्स कम थे, चावल कम थे, वीट कम थी, पल्सेस कम थे।
एक रेवोल्यूशन आया जिसने चावलों की, व्हीट की, पल्सेस की पैदावार को बढ़ा दिया, जिसको आप क्या बोलते हो, ग्रीन रेवोल्यूशन। और इसका पीरियड कब से कब तक था, 1930 से लेकर 1960 के बीच में। ये वाला जो पीरियड है ये बड़ा खास पीरियड है यूरोप में, ठीक। इन 1965 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन सी थी, मिसेस इंदिरा गांधी, डिसाइडेड टेक अ मेजर स्टेप ऑन एग्रीकल्चर कंडीशन। उसने एक बड़ा कदम उठाया ताकि इंडिया में एग्रीकल्चर को बूस्ट अप किया जाए। और ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट कहां देखने को मिला, दैट इज पंजाब वाले एरिया में, हरियाणा वाले एरिया में और बिहार वाले एरिया में। अभी भी आप पंजाब हरियाणा चले जाओ तो वहां पे बड़े बड़े खेत हैं, गेहूं की खेती होती है, चावलों की खेती होती है। तो ये वो एरिया है जहां पे फुल फ्लेज्ड लोग किस पे डिपेंड हैं, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। अच्छा, मेथड क्या किया, मैं डबल और मल्टीपल क्रॉप सिस्टम, मतलब उन्होंने किस मेथड का इस्तेमाल किया ग्रीन रेवोल्यूशन में, मतलब ऐसा क्या हो गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। उन्होंने क्या किया कि भाई साहब क्रॉप को रोटेट करवाया, 6 महीने एक क्रॉप लगाया, फिर जब 6 महीने के लिए जमीन फ्री थी तो दूसरे सीजन की क्रॉप लगाई, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। सीड विद सुपीरियर जेनेटिक्स, मतलब ऐसे सीड मशीनों ने बनाए, ऐसे सीड्स नई टेक्नोलॉजी ने बनाए जिनकी क्वालिटी सुपीरियर थी, मतलब इनमें फ्रूट भी ज्यादा लगता था और इनमें डिजीज कम लगती थी। हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड, वही मैंने बताया, क्या भाई साहब, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड की वैरायटी को बढ़ाया गया। प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम लाया गया, मतलब घर में पानी कम हो बट हमारे खेत में पानी अच्छे से जाना चाहिए, ये मेथड से, जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन ने इतना बूस्ट पकड़ा। एडवांटेज क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का, मोर ग्रेन्स हुई, ज्यादा वैरायटी आई, ज्यादा पैसा आया और इनकम बूस्ट हुई, इंडिया की इनकम बूस्ट हुई, एक कंट्री की इनकम बूस्ट हुई। बट डिसएडवांटेज क्या, पोल्यूशन बढ़ गया, सॉइल में फर्टिलाइजर डाल रहे हो तो पोल्यूशन बढ़ेगा। उसके बाद बैड क्वालिटी ऑफ सॉइल बैड क्वालिटी होगी, रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी 1 साल 2 साल के बाद खत्म। बात समझ आई कि नहीं आई। फिर है व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, ये भी एक इनकलाब था, किस एरिया में, डेयरी प्रोडक्ट्स में। द रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, मतलब डेयरी प्रोडक्ट को उन्होंने बढ़ाया, डेयरी मतलब दूध की पैदावार को बढ़ाया, दूध नहीं पीते हो आप, पहले जो गायें 1 किलो दूध देती थी अब वो 10 किलो दूध देती है, मतलब गाय की वैरायटी आपने बढ़ा दी। पहले सिर्फ लोकल गायें ही थी, बाद में आपने एक्सपोर्ट की, बाहर से गायें जो एक दिन में 10 किलो दूध देती है। मेरी फूफी के घर एक गाय है जो एक दिन में 40 किलो दूध देती है, हरियाणा की गाय है, मां कसम वो चलती फिरती भी नहीं है, बस लाओ खाना दो निकालो दूध, बात कहानी खत्म। मिल्क बढ़ेगा, कर्ड की पैदावार बढ़ेगी, घी बढ़ेगा और बटर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। जिसको बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। एडवांटेज ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, एडवांटेज क्या हुआ, डेयरी इंडस्ट्री बढ़ गई, दूध की पैदावार बढ़ गई, डेयरी नीड मेट लोकली, जो दूध की कमी होती थी अब वो लोकल में नहीं है। न्यू वैरायटी इंट्रोडक्शन, मतलब गाय की, भैंस की, बफेलो की नई वैरायटी कंट्री में आ गई या किसी डिस्ट्रिक्ट में आ गई। बात समझ आई कि नहीं? हाँ। व्हाट आर पेस्टिसाइड्स, क्या होते हैं पेस्टिसाइड्स? पेस्ट को मारने वाले केमिकल को बोलते हैं पेस्टिसाइड। द पेस्टिसाइड्स आर द केमिकल्स यूज्ड टू किल द पेस्ट आर वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स। ये ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ ही पेस्टिसाइड आया था। ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो प्लांट के इर्द गिर्द अगर कोई पेस्ट आएगा तो उसको क्या कर देंगे, मार देंगे। अगर प्लांट के इर्द गिर्द वीड होगी, वीड का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट अराउंड द पेस्ट, तो उसको क्या कर देगा, मार देगा। देख, पेस्टिसाइड बोथ कैटेगरी के है, एक क्या इंसेक्टिसाइड, ये किसको किल करते हैं, इंसेक्ट को किल करते हैं, किल द इंसेक्ट। फंगीसाइड जो फंजाई को किल करते हैं, हर्बिसाइड जो हर्ब ईटिंग एनिमल्स को किल करते हैं, निमैटोसाइड जो निमाटोड्स को किल करते हैं, बैक्टीरियोसाइड जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, रोडेंटोसाइड जो रोडेंट्स को क्या करते हैं, किल करते हैं। तो बहुत सारे क्या हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। ठीक, अच्छा, पेस्टिसाइड्स की ये डिवीजन है, ये एक तरह की टाइप है पेस्टिसाइड्स की। ये डिपेंडिंग अपॉन
डिपेंडिंग अपॉन किस को किल करे, मतलब किस चीज को किल करेगा। इंसेक्ट को किल करेगा तो इंसेक्टिसाइड, फंजाई को करेगा फंजाइसाइड, हर्ब्स को हर्बीवोर्स को किल करेगा तो हर्बिसाइड, नीमाटोड को किल करेगा तो नीमाटोसाइड, बैक्टीरिया को किल करेगा तो बैक्टीरियोसाइड, रोडेंट्स को किल करेगा, रोडेंट्स मतलब रैट वगैरह को किल करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रोडेंटोसाइड। अब डिपेंडिंग अपॉन जनरेशन, अच्छा इसके बाद है एक और तरह के पेस्टिसाइड के टाइप्स, डिपेंडिंग अपॉन द जनरेशन। कैसे कैसे बोलेंगे, दैट इज फर्स्ट जनरेशन पेस्टिसाइड, सेकंड जनरेशन पेस्टिसाइड एंड थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड। इसमें क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन पेस्टिसाइड सबसे ओल्ड होंगे, पहले जब शुरू शुरू में पेस्टिसाइड मतलब डिस्कवर हुए होंगे, पहले 3 से 5 साल तक जो पेस्टिसाइड यूज हुए वो कौन से, दैट इज फर्स्ट जनरेशन पेस्टिसाइड। ये ओल्ड हैं, हिस्टोरिक है, हिस्टोरिकली यूज्ड पेस्टिसाइड, जिसमें आप क्या यूज करते हो, मरकुरी का इस्तेमाल करते हो, मरकुरी का इस्तेमाल करते हो, और अर्सेनिक, अर्सेनिक एक एलिमेंट है उसका इस्तेमाल करते हो, और लेड का इस्तेमाल करते हो। उसके बाद है सेकंड जनरेशन, मतलब जब 5 साल पेस्टिसाइड को डिस्कवर होते हुए हो गए थे, उसके बाद अगले 5 से 6 साल और नेक्स्ट 5 to 6 ईयर क्या यूज हुआ, डीटीटी, डीटीटी। अब मुझे हर बच्चा कमेंट सेक्शन में बताएगा कि डीटीटी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड जो हम अभी यूज कर रहे हैं वो क्या है, इंसेक्ट फिरोमोन्स, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये यूज करते हैं। आपको ये पता है कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन का अब इस्तेमाल करना क्यों छोड़ दिया गया है, क्योंकि ये जो मरकरी होता है ये फूड में आ जाता है, जब फूड में आ जाता है तो हम वो फूड खाते हैं तो ये मरकरी का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और डीटीटी के केस में भी यही था कि भाई साहब ये हमारी फूड चेन में आ जाता है, हमारे खाने में आ जाता है, और अगर खाने के साथ हम डीटीटी लेंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है मेरी जान। चल आगे चलते। अब क्या है, पेस्टिसाइड के कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज मतलब क्या फायदे हैं, क्रॉप की प्रोटेक्शन हो जाती है कीड़ों मकोड़ों से, रैट से, बिच्छू से, तो प्रोटेक्शन होती है भाई पेस्ट से। एलिमिनेशन ऑफ वीड्स, जो प्लांट के इर्द गिर्द अनवांटेड प्लांट्स लगते हैं उनकी एलिमिनेशन हो जाती है, और डिजीज पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है, बीमारी नहीं लगती प्लांट्स को, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, सॉइल की हेल्थ बेकार हो जाती है। सॉइल की जो हेल्थ है, मतलब सॉइल के जो अंदर के न्यूट्रिएंट्स है वो रहते ही नहीं है, बस में वो न्यूट्रिएंट्स इन्हीं पेस्टिसाइड्स के साथ मिलके कुछ और बन जाता है, ठीक है। उसके बाद सॉइल पोल्यूशन बढ़ जाता है, डिजीज रेजिस्टेंस हो जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे पेस्ट होते हैं या कुछ ऐसे वॉर्म्स होते हैं, अगर उनको ये लगातार पेस्टिसाइड दिए जाए ना तो वो अपने अंदर एक चेंज ले आते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है ना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डीटीटी इफेक्ट करिए, मान के चल के मैं एक पेस्ट हूं, मैं राइस के चावलों को अफेक्ट कर रहा था, तो मुझे डीटीटी छिड़की किसने, फार्मर ने, तो मैं भाई साहब मैं थोड़ा देर देखा रहा, डीटीटी डीटीटी डीटीटी, तो मैं मरना चाहिए था, अब मैं मर गया, ठीक है। बट जो मेरे बच्चे होंगे ना तो उनमें कुछ चेंज आ जाएगा, उससे पता है कि मेरा बाप जो एक पेस्ट था वो मरा है इस डीटीटी की वजह से, तो वो अपने अंदर एक जेनेटिक चेंज लाएंगे जिसकी वजह से उनको बीमारी नहीं लगेगी, और इंसानी हेल्थ में भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे जैसे जिस प्लांट पे या जिस खाने के प्लांट पे आप डीटीटी छिड़कते हो वो फूड चेन में आ जाता है, जिसकी वजह से अगर आप खाना खा रहे हो तो आप खाने के साथ जहर खा रहे हो, ठीक है। उसके बाद है फर्टिलाइजर्स। अमूमन फर्टिलाइजर्स क्या है, आराम से सुनना, फर्टिलाइजर्स क्या है, बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्शन है फर्टिलाइजर्स के लिए। फर्टिलाइजर्स आर द नेचुरल, ये नेचुरल भी हो सकते हैं, और सिंथेटिक मटेरियल, ये नेचुरल भी है, सिंथेटिक मटेरियल है, यूज टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट ऑफ सॉइल, और इससे न्यूट्रिएंट ऑफ सॉइल क्या करता है, बढ़ता है। इससे न्यूट्रिएंट ऑफ सॉइल को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, मतलब सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाया जाता है। जैसे नाइट्रोजन को बढ़ा देंगे, फास्फोरस को बढ़ा देंगे, पोटेशियम को बढ़ा देंगे। ये 3 एलिमेंट जिस सॉइल में ज्यादा होते हैं, एनपीके बोलते हैं इसको, वो सॉइल फर्टाइल होती है। कुछ फर्टिलाइजर्स होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल होते हैं, ठीक है।
जिसमें मैन्योर आ जाता है, मैन्योर मतलब काउ डंग आ जाता है, और वेस्टिजियल वेजिटेबल वेस्ट आ जाता है। इसमें कोई इंडस्ट्री में सिंथेसाइज नहीं करते, जैसे जिसने गाय रखा होता है उसका जो गोबर होता है वो उठा के खेत में डाल देता है, जिसने बकरियां रखी होती हैं उनकी मींगड़े होती हैं, दैट इज पैलेट्स होते हैं, उनको उठा के खेत में डाल देते हैं। कोई घास भूस किसी जानवर को डाल रहे हो तो वो थोड़ा खाता है, थोड़ा रह जाता है, तो उसको भी उठा के कहाँ डाल देते हो, खेतों में डाल देते हो। अच्छा, पहले पहले क्या करते थे लोग, पॉटी करने के लिए बाथरूम में नहीं जाते थे, कहाँ जाते थे, खेतों में जाते थे। तो वो पॉटी करने के लिए जब खेतों में जाते थे तो खेतों में किस लिए जाते थे, क्योंकि वहां पे न्यूट्रिएंट्स कम होते थे। तो जो हमारी एक्सक्रीटा होता है, ह्यूमन की जो पॉटी होती है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो वो सॉइल के साथ मिल जाते हैं, इसकी वजह से भी सॉइल फर्टाइल हो जाती है। इनऑर्गेनिक क्या हुआ, खाद बोलते हैं इसको। इनऑर्गेनिक मतलब ये सिंथेटिक है, सिंथेटिक है मतलब इसमें नेचुरल प्रोसेस नहीं है, फैक्ट्रीज में बनी है। इसमें कुछ होते हैं नाइट्रोजीनस होता है, इसमें भी इनऑर्गेनिक में भी बहुत सारे हैं। एक है नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है, जैसे यूरिया। जैसे मेरे दादू ना यूरिया का पूरा बंडल लाते होते थे, मुझे याद है, हमारे चावलों के खेत होते थे, उसके लिए पूरा तोड़ा आता था, यूरिया लिखा होता है उसके ऊपर। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, ये यूरिया का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, ये लाते होते हैं, इसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है और इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती थी। उसके बाद पोटाशिक होता है, पोटाशिक में क्या होगा, जिसमें पोटेशियम ज्यादा होगा, और ना फॉस्फेटिक। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है फॉस्फेटिक, इसमें क्या होगा, फॉस्फोरस ज्यादा होता है। ठीक है, फॉस्फोरस भी हमारे सॉइल में चाहिए होता है। ठीक है, और तीसरा क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम को पोटेसिक बोलते हैं, इसमें क्या ज्यादा होता है, पोटेशियम ज्यादा होता है। तो कुल मिला के आपने जो फर्टिलाइजर खेत में डाल रहे हो उससे क्या करना है, फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना है। अब इसके भी एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज है। मैं बोल रहा हूं जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं जिनको मैन्योर बोलते हैं उसका एडवांटेज ही है, डिसएडवांटेज नहीं है। बट जो इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उसके एडवांटेज भी हैं और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के डिसएडवांटेज भी है। इसके क्या करता है, इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और क्रॉप की पैदावार ज्यादा हो जाती है। न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, मतलब इसे पता है कौन सा न्यूट्रिएंट कहां डालना है। जैसे किसी जमीन में नाइट्रोजन कम है तो आप यूरिया डालोगे क्योंकि वो नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर है। पोटेशियम कम है तो आप क्या डालोगे, पोटेसिक फर्टिलाइजर डालोगे। अगर फॉस्फोरस कम है तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर डालोगे। तो उसके इन्हीं फर्टिलाइजर्स की वजह से फार्मर की क्या बढ़ जाती है, फार्मर की अर्निंग भी बढ़ती है क्योंकि उसके खेत में ज्यादा ग्रेन्स हो रहे होते हैं। फार्मर की बढ़ जाती है अर्निंग मतलब पैसे भी बढ़ जाते हैं। जितना लगाएगा उससे कई गुना ज्यादा उसके फ्रूट होंगे, उससे कई गुना ज्यादा ग्रेन्स आएंगी, उससे कई गुना ज्यादा वो बेचेगा और उतना ही वो कमाएगा। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या, वाटर पोल्यूशन है। आपको पता है फर्टिलाइजर आप जमीन में डालोगे, जमीन से वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होके पानी वाली साइड चले जाएंगे और पानी में जहर फैल जाएगा। ठीक है, अफेक्ट द माइक्रोबियल लाइफ, और ये इनका बहुत ज्यादा अफेक्ट कहां पे होता है, जो सॉइल के अंदर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हेल्थ ऑफ द ह्यूमंस, आप जब फर्टिलाइजर्स किसी भी प्लांट पे डालते हो तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वो उसके फ्रूट में भी वो फर्टिलाइजर चल जाता है। तो अगर वो फ्रूट आप खाओगे तो उसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ भी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है, दैट इज आईपीसी। आईपीसी मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल। ये होता क्या है, अगर तू वर्ड को देखे, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जोड़ना और पेस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कि पेस्ट को कंट्रोल करना या पेस्ट को मार देना ताकि वो हमारे प्लांट को या एग्रीकल्चर प्लांट को अफेक्ट ना कर सके। इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट इज द सिलेक्शन। ये क्या, इज द सिलेक्शन, ये चुनाव है, ये सिलेक्शन है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल क्या है, सिलेक्शन है ऑफ अ वैरायटी ऑफ पेस्ट कंट्रोल। ऑफ अ वैरायटी ऑफ पेस्ट मतलब बहुत सारे वैरायटी ऑफ पेस्ट कंट्रोल, मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। उन सारे तरीकों को क्या करना है, सिलेक्ट करना है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक, मतलब वो सारे तरीके आपने अडॉप्ट करने पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जिसमें पैसा कम लगे। इकोलॉजिकली मतलब जो उस इकोलॉजी में, जो उस इन्वायरमेंट में वो मेथड फिट बैठे। एंड सोशली कॉन्सिक्वेंस मतलब उसका सोसाइटी पे कोई असर ना पड़े,
मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल या मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसके बेसिस में आप वैरायटी ऑफ पेस्ट कंट्रोल टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हो ताकि आपके पैसे कम लगे, इन्वायरमेंट पे कम असर पड़े और भाई साहब सोशली भी उसके कॉन्सिक्वेंस बुरे ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं मेरी खेत में एक पेस्ट है वर्म, अब मैं पेस्ट को केमिकल से नहीं मारूंगा, मैं क्या करूंगा उस वर्म को मारने के लिए प्लफिंग करूंगा, उसको जोतूंगा, हल जोतूंगा, जिसकी वजह से उस सारी वर्म के घर मर जाएंगे और वो पेस्ट खुद ब खुद मर जाएगा। कभी कभी कुछ पेस्ट ऐसे होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल चूहा, तो चूहा मेरे खेत सारे खा जाता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई ऐसा प्रीडेटर लाऊंगा जो चूहे को खाता हो या चूहा जिससे डरता हो। तो मैंने केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने प्रीडेटर का इस्तेमाल किया। और कभी कभी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा। अब बायो में टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो मेरे पास एक प्लांट है दैट इज बीटी कॉटन। क्या है? बीटी कॉटन। अब होता क्या था, एक कॉटन का नॉर्मल प्लांट होता था, जब उसके ऊपर कॉटन लगता था एक वर्म आती थी, उसको खा के चबा के चले जाती थी। अब मैं तंग पड़ गया कि भाई साहब एक महीना में पूरा लगाता हूं और कॉटन उगता है और वो वर्म आता है खा के चला जाता है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला मैं उस कॉटन के प्लांट को ही मॉडिफाई करूंगा। मैंने कॉटन के प्लांट में एक नया जीन डाला, जीन मतलब एक करैक्टर डाला कि वो एक टॉक्सिक बना सकता है जो उस वर्म को खुद ब खुद मार देगा। तो जब मैंने जीन डाल दिया, उस कॉटन को बोलते हैं बीटी कॉटन, इसको बोलते हैं बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस कॉटन। अब ये क्या करता है, ये ऐसा कॉटन है जो पहले वाले कॉटन से अलग है। पहले वाला कॉटन खुद ब खुद अपने अंदर जहर नहीं बनाता था, अब बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस कॉटन क्या करता है, अपने अंदर जहर बनाता है। जैसे ही कोई वर्म आती है तो वो जहर सिक्रीट होता है और बीटी कॉटन खुद ब खुद उस वर्म को मार देता है। इस तरह से आप पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पे आपका ईवीएस का सिलेबस होता है खत्म। मैंने सारा बेसिक आपको ईवीएस का करवाया है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बहुत मजा आया मां कसम आप सबको पढ़ाने का, ईवीएस वाले बच्चों को। हालांकि मैं फिजिकल एजुकेशन के लेक्चर नहीं डाल पा रहा क्योंकि लाइट इज द बिगेस्ट रीजन, बट अगले साल से यह गलती नहीं होगी। अगले साल मैं बिल्कुल डट के आप सबके सामने खड़ा रहूंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, पूरा सिलेबस यूट्यूब पे ही अच्छे से कवर करूंगा और उसका कोई पैसा अपन आपसे मांगेगा नहीं। एक चीज मैं और बताऊं, ये देखो, ये है जी आईपैड प्रो और साथ में ये उसकी पेंसिल। ठीक है, सबको पता कितने का आया होगा, हालांकि किया मुझे किसी बच्चे ने गिफ्ट ही है, इसलिए कि आपको मैं बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स दे सकूं हर सब्जेक्ट। बात समझ आई कि नहीं आई? ये मेरा आपसे वादा रहेगा कि ट्वेल्थ का जो 11th की आपकी हालत हुई है, 12th में मैं ऐसी हालत किसी भी स्टूडेंट की नहीं होने दूंगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो आपकी हालत 11th में हुई है, मैं वादा करता हूं कि यह हालत आपकी 12th में नहीं होगी। ये हर एक बच्चे को बोल देना, क्योंकि वजाहिद सर आपका यहां पे खड़ा है। और एक चीज याद रखना, दुनिया जो दिखाती है या दिखती है वैसी है नहीं है। दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं है। और दुनिया का कड़वा सच ये है कि भाई साहब ये पैसे के पीछे दौड़ती है, इसलिए अपने लिए इतना पैसा कमाओ कि कल के दिन आपके मां बाप एक बड़े घर में बैठें, आप कल के दिन एक बड़ा फ्लैट ले सको, आप कल के दिन कोई आपके घर मजदूर आए, वो आपसे 100 रुपए मांगे, आप उसको 500 निकाल के दो। इतना रगड़ना है अपने आप को, इतना हार्ड वर्क करना है आप सब। बात समझ आई कि नहीं आई? मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं ये चीज बोल रहा हूं, दुनिया की हार्श रियलिटी ये है, या दुनिया की सबसे कड़वा सच ये है कि दुनिया पैसे के पीछे भागती है।
इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि कल के दिन आप अपने शहर के सबसे अमीर इंसानों में से हो। आप अपने पैसों से शहर के बीचों बीच सबसे बड़ा बंगला बना सको। आपके घर में अगर कोई मजदूर राशन लेके आए, वो 100 रुपया आपसे मांगे, आप उसको 200 रुपया निकाल के दो। कल को अगर आपके माँ बाप बीमार पड़ते हैं, आप उनको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाओ। इतना पैसा हो कि कल को आप गरीब की मदद कर सको। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ आई सर। काफी छोटे छोटे पॉइंट काफी तगड़े तरीके से आपने बोले हैं। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।